सभी को नमस्कार। आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गुरुजी आज का प्रश्न शशांक साहू जी का प्रश्न है। उन्होंने प्रश्न किया है कि हाल ही में INDIA नाम से गठित 26 विपक्षी दलों के संयुक्त मोर्चा ने अब अपने अपने एजेंडों को छोड़कर NDS के जनाधिकार के न्याय प्रस्ताव को स्वीकार करके शिक्षा, रोजगार, आवासीय सुविधा और चिकित्सा आदि संरक्षण से जुड़े मुद्दे ही 2024 के लोकसभा चुनावों में खड़े होने का फैसला किया है। यह किस प्रकार से भारत की जनता के लिए सुखद संदेश है? क्या इन चारों जनाधिकारों को ही मुख्य आधार मानकर बजट का निर्माण होना चाहिए? क्या यह NDS के महालोकतंत्र की स्थापना की ओर बढ़ते हुए कदम है? कृपया इस पर NDS की भूमिका पर मार्गदर्शन करने का अपार कृपा करें। न्याय स्थापना अभियान हमारे द्वारा लगभग 35 वर्षों से चल रहा है। इसमें न्याय धर्म सभा हम लोगों ने जो पार्टी भी बीच में लॉन्च किया। पहले हम लोग सामाजिक रूप से ही कर रहे थे। 111 प्रस्ताव न्याय धर्म सभा के और सरकारी तौर पर तो हम लोग 2011 से ही इन सभी प्रस्तावों को गवर्नमेंट्स को दे रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट को, नेशनल गवर्नमेंट को। सभी पार्टियों को, सभी सामाजिक राजनीतिक संगठनों को प्रस्ताव से हम लोग अवगत कराते रहे और उनको समय समय पर देते रहे। इसमें जैसा कि आप ये देखते हैं कि इसमें दो बातें हैं। एक तो महालोकतंत्र है और एक जनाधिकारों का प्रस्ताव। महालोकतंत्र में 12 मताधिकार होते हैं। इसमें शासन सत्ता चुनने हटाने के 6 प्रस्ताव और शासन व्यवस्था चुनने हटाने के 6 प्रस्ताव। इस तरह से कुल 12 मताधिकार होते हैं। वोटिंग पावर। शासन पर जनता का नियंत्रण बना रहे, इसके लिए ये होना बहुत जरूरी है। जनाधिकार बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये कभी मिलेंगे नहीं और ये तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि आपके हाथ में मताधिकार ना आ जाए। नियम, नीति, निर्णय पारित खारिज करने का अधिकार जब तक जनता के हाथ में नहीं रहेगा तब तक वो अपनी मर्जी के नियम बनाते रहेंगे, कानून बनाते रहेंगे, विधेयक पारित करते रहेंगे, बनाते और खुद ही पारित करते रहेंगे। विधायिका का काम है विधान बनाना, कानून बनाना। दे आर लॉ मेकर्स, दे कैन मेक लॉज। लेकिन वही लोग बनाने वाले ही यदि उसे पारित अथवा खारिज करने के पावर वाले हो गए तो वो सही कानून क्यों बनाएंगे? ये कॉमन सेंस की भी बात है। अगर इतनी भी बुद्धि मानव में नहीं है तो वो पशुतुल्य ही है, फिर उसे वैसा जीने का ठीक है। जंगल राज को वो जिए, लेकिन यदि वो समझता है इस तर्क को कि नियम, नीति, निर्णय
पारित खारिज करने का अधिकार यदि उसके निर्माण करने वाले पर ही है तो वो कैसा भी निर्माण करके, क्योंकि पारित उसी को करना है। जैसे उदाहरण के लिए कि परीक्षार्थियों को, जैसे स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्हीं को कॉपी जांचनी हो, जिसने परीक्षा लिखनी है, कॉपी अंत में उसी को जांचनी है, तो कैसा भी लिख लेगा, नंबर उसी को देना है, पास फेल उसी को करना है। कॉपी ये तो पास होने वाली है या फेल होने वाली है, जो भी लिखा गया है। तो अगर लिखने वाले के हाथ में ही पासिंग अथॉरिटी है, जो कानून लिख रहा है, बना रहा है, निर्माण कर रहा है, विधान बना रहा है, if the policy maker has the power to pass it, तो कैसा भी लिख लेगा, पास उसी को करना। स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के लिए जब वो परीक्षा देने जाता है तो कॉपी जांचने का अधिकार आप किसी दूसरे को क्यों दे देते हैं? और अब तो बात और आगे बढ़ गई है, यहां तक कि भाई उससे मिलते जुलते वाले भी ना हो, जो पहले से पढ़ा रहा है वो स्टूडेंट ही हो जाता है, तो पक्षपाती ना हो जाए, इसलिए उसको उस स्कूल को नहीं देते हैं कॉपी जांचने के लिए। आजकल बोर्ड एग्जाम होने लगे, वो कहते हैं कॉपी दूसरा जांचेगा, जो बिल्कुल अपरिचित है, इससे कोई रिलेशन नहीं। इतना इनडायरेक्ट आप किए चले जा रहे हैं, और यहां नहीं सोच रहे हैं कि यहां जो विधेयक लिखने वाले हैं, बनाने वाले हैं, उन्हीं को उस कॉपी को जांचना है, तो पास तो कर ही नहीं। लाभ के पद को लाभ का पद न माना जाए और लाभ लेते रहें, इस तरह का कानून बनाया, पारित भी कर दिया उसको। राष्ट्रपति के पास गया जब अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, महामहिम ने कहा कि ये ठीक नहीं है, लाभ के पद पर रहोगे, लाभ माने लेते रहोगे, और लाभ के पद को लाभ का पद न मानने से क्या होगा? लाभ तो मिल ही रहा है। जैसे किसी को आपने 1 किलो सोना दिया और कहा जाए कि इस सोने को सोना न माना जाए, लेकिन मिल तो गया ही, उसको ले रहा है। न मानने से क्या होगा? नहीं मानोगे तो क्या लोहा हो जाएगा? सोना ही रहेगा, या जीरो हो जाएगा? नहीं होगा, जाएगा। सोना का लाभ तो मिल ही रहा है, न मानने का क्या मतलब? तो उन्होंने कहा ये कैसे संभव? दूसरा तर्क उसमें ये था कि आप अगर केंद्र के नेताओं के लिए अगर ये विधेयक लागू हो रहा है, तो जो राज्य में हैं विधायक लोग, उनके लिए भी यही नियम क्यों नहीं है ये वाला? 2-3 तर्क उन्होंने पूछे, इनके पास कोई जवाब ही नहीं था, निपट गई मां। ऊपर के क्रीम लोग जो ज्यादा पावर में है, वो अपने लिए सारी सुविधा रख लेता है। तो उन्होंने कहा है तो सारे नेताओं पर भी लागू होना चाहिए। दूसरा तर्क कह रहा है कुछ के लिए होगा, कुछ के लिए नहीं, तो उसका आधार क्या है कि इनके लिए होगा, दूसरे के लिए नहीं होगा? संविधान का तो मूल उद्देश्य पहले इक्वलिटी, वही फुलफिल नहीं हो रही है, तो संविधान में फिर ये घुसेगा कैसे? कैसे सेटल होगा वहां? संविधान के उद्देश्यों के विरुद्ध। तो जो उसके उद्देश्य हैं वही उसी के अनुसार कार्य होना चाहिए। यदि बनाने वाला ही पारित खारिज करेगा नियम नीति निर्णय, तो निश्चित रूप से उसमें बेईमानी के चांस है, और चांस नहीं है, पूरा दरवाजा ही खुला है चोरों के लिए, घुसो अंदर। चांस तो उसे कहते हैं कि कभी भूल भाल गया हो, कोई दरवाजा खुला रह गया तो चोर घुस जाए। इसमें तो क्लियर कट है कि दरवाजा ही गायब है,
खुला ही है, मर्जी जब घुस जाओ। तो खुले आम कर रहे हैं उस काम को। तो आप खुद सोच सकते हो कि यदि कोई भी नियम नीति निर्णय, 3 बातें हैं इसमें, शासन की 3 बातें होती हैं, 3 खंभे हैं इसके, चौथा खंभा मीडिया माना जाता है। माने शासन में 3 खंभे क्लियर कट हैं। कौन से? विधायिका माने नियम बनाने वाली, कानून बनाने वाली, विधि विधान बनाने वाली विधायिका। दूसरी होती है मंत्रिका, मंत्रिमंडल जो होता है वो क्या करते हैं? मंत्रणाएं या परामर्श, सलाह जिसे कहते हैं, नीतियां उसे कहते हैं। तो नीतियां कौन देता है? मंत्रिमंडल, विधानमंडल, फिर मंत्रिमंडल। फिर तीसरा होता है न्यायमंडल। ये जितना न्यायपालिका नहीं हो, गलत वर्ड यूज हो रहा है, न्याय का पालन नहीं करते हैं, वो न्याय के फैसले करते हैं। और न्याय के फैसलों को पालन करना तो वो तो पुलिस करती है। तो न्यायकारिका है, न्यायपालिका नहीं है। झूठ बोलते हैं, गलत शब्दावली यूज करते। अब आप देखिए, तो विधायिका, मंत्रिका और न्यायिका सीधे सीधे ऐसे होता है। क्लियर कट शब्दों के अर्थ होने चाहिए। ये लाग लपेटा बोल बोल के अविद्वता है, मूर्खता भी, कि किसी भी चीज को कुछ भी बोलो। जैसे स्टील के बर्तन को ग्लास कहते हो, सबकी आदत खराब। अब ग्लास उठा के देखो, उसकी डिक्शनरी से कहीं मैच करता है उसका कोई धातु? ग्लास उसमें है नहीं। ग्लास कहते हैं कांच को। अब आप कह रहे हैं ग्लास पानी दे दो, स्टील के ग्लास, स्टील को ही ग्लास बनाए कर रहे हैं लोग, तो इतने आप हैबिचुअल हो जाते हैं गलत बात की। 4 जनाधिकार होते हैं। शिक्षा प्राप्ति का अधिकार, रोजगार प्राप्ति का अधिकार, आवासीय सुविधा प्राप्ति का अधिकार और चिकित्सादि संरक्षण प्राप्ति का अधिकार। मैंने एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एकोमोडेशन और प्रोटेक्शन, मेडिकल आदि 4 चीजें पाने का आपको सामाजिक रूप से चाहे मिले, चाहे राजनीतिक रूप से मिले। ये चारों चीजें जनता को मिलनी चाहिए। अगर सरकार इसे नहीं दे रही है तो इससे संबंधित टैक्सेशन ना करे। शिक्षा के लिए फिर टैक्स ना ले, रोजगार के लिए टैक्स ना ले, आवासीय सुविधा नहीं देती है तो आवासीय सुविधाओं के लिए भी टैक्स ना ले। अगर प्राइवेट से लेना तो एक बार टैक्स इनको भी दे दो आप, अब फिर जो है वो प्राइवेट से लेने जाओ, एक बार वहां भी टैक्स दो। तो एक ही चीज के आप बार बार भुगतान करते रहेंगे, पेमेंट करते रहेंगे शुल्क, तो ये ठीक नहीं। अगर वो केवल सुरक्षा ही करना चाहते हैं तो जितना टैक्सेशन है उसका 1/4 वो ले लें और 3 चीजें छोड़ दें। अगर सड़क, पानी, बिजली सप्लाई करने के लिए तैयार हैं, कॉलोनी विकसित करके देने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो दूसरा भाग भी ले लें। 4 जनाधिकार हैं तो 4 जनाधिकारों को 25% बैठता है बजट। जो भी आप टैक्स ले रहे हैं उसमें 25% एजुकेशन बजट है, 25% उसमें एम्प्लॉयमेंट बजट होना चाहिए, 25% उसमें एकोमोडेशन बजट, आवासीय सुविधाएं, आवासीय भूखंड, सड़क, पानी, बिजली आदि की सप्लाई, अच्छी बस्तियों का निर्माण। चौथा है मेडिकल फैसिलिटी वगैरह, सिक्योरिटी, पुलिस है, आर्मी, तो हॉस्पिटल, पुलिस थाना, आर्मी आदि, ये चौथा है आपका। तो प्रोटेक्शन भी आपको मिले, रोगों से, चोरों से आपको बचाया जाए। नहीं तो उनके हमले होते, रोग हमले करते हैं, कीटाणु चढ़ बैठते हैं आपके ऊपर, शेर चढ़ बैठता है, चोर लूट लेता है आपको। कोई भी आपको लूट ना ले, इसके लिए प्रोटेक्शन चाहिए। तो वो प्रोटेक्टिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट जो अगर बनी हुई है तो टैक्स ले सकती है उसको।
अगर चारों सेवाएं नहीं दे रही है सरकार, तो जो सेवा वो नहीं देना चाहिए, मान लो एजुकेशन नहीं देना चाहते हैं, ये कहते हैं भाई प्राइवेट लोग दें अथवा सामाजिक संगठन दें, तो सामाजिक संगठन का समाज कोष बना दो। वो सामाजिक संगठन जो बनाना चाहता है स्कूल खोल ले और दे। कमर्शियल कोई खोलना चाहता है कमर्शियल खोल ले, वो कमर्शियल शिक्षा दे, कमर्शियल स्कूलिंग करे, तो ठीक है, वहां पे लोग फीस जमा कर देंगे। लेकिन जब सरकार को एक बार टैक्सेशन दे चुके, तो दोबारा फिर किसी प्राइवेट स्कूल में वो फीस क्यों देंगे? ये तो कॉमन सेंस की बात है। या अगर आप शिक्षा नहीं देना चाहते हैं, सेवाएं नहीं चलाना चाहते हैं, नहीं विद्यालय बनाना चाहते हैं, तो आप उसका अपने हाथ से छोड़ दीजिए, फिर ना उसका टैक्स लीजिए और ना उसका काम करिए, तो फिर सामाजिक रूप से चले। भारत में प्राचीन काल में सामाजिक रूप से ये शिक्षा चली है। सरकारें जब नहीं दे रही थी, राजकीय पद पे गारंटी नहीं, जैसे मान लो तलवारों के बल पे राजा बन रहे हैं, तो तलवार के बल से जो अगला राजा पिछले राजा का मर्डर करके बैठ रहा है हर जगह, तो वो पब्लिक का भी मर्डर नहीं कर देगा, इसकी क्या गारंटी कुछ बोलने पर? तो वो सब राजकोष हड़प लेता है। जो भी अगर डकैती मार के बैठा है, अब पहले कैसे बैठते थे? कोई मुगल वंश आया तो क्या चरण बंधन करके बैठा था? नहीं, सिर कलम करके बैठता है। औरंगजेब कितनों का सिर कलम करके बैठा? किसी को भी देखो, बिना सिर कलम किए कोई बैठ रहा था क्या? नहीं बैठ पाता। तो जब 90% से ज्यादा लोग सिर कलमी हैं, तो आप उनसे क्या आशा करते हैं कि वो बड़ी भलमनसा हाथ से जनता के साथ पेश आने वाले हैं? आएंगे पेश, सेवाएं देंगे? कोई डकैत कोई सेवा देता है अपने लुटे पिटे को? संभव नहीं। अगर देगा भी तो पाखंड करेगा कि रात को आपका पहले बस्ती जलवा देगा और फिर दिन में कंबल बांटने आ जाएगा कि तुम्हारे कपड़े लत्ते जल गए हैं तो ठंड के मारे परेशान, ये दिन में भाई कंबल के जमींदार साहब के आदमी आए गाड़ियों में, बैलगाड़ी में रख के कंबल बांट रहे, आटा बांट दिया, चावल बांट दिया, पब्लिक खुश हो गई, जयकारा लगा रही है। उनको क्या मालूम कि रात को यही आग लगा गया। दिन को नेता लड़वा देता है और अगले दिन आके आपका मदद करता है। रात को बंद करा दिया आदमी, आपका कोई आदमी उठा के, और फिर आप परेशान हो गए तो वो फोन करके छुड़वा दिया और एहसान भी लिया, अब पैसा भी लिया कब। अब आप उसकी बात मानना, नहीं तो फिर अंदर कर देगा। तो ये आप इसको देखो, अगर राजनीति में गंदे आदमियों का प्रवेश हो चुका है, अपात्र व्यक्तियों का प्रवेश हो चुका है, तो जनता की सेवा नहीं होगी। वो ना प्रॉपर शिक्षा देंगे, ना रोजगार देंगे, ना आवासीय सुविधा देंगे, ना संरक्षण देंगे। और ये पिछले हजारों सालों से आपको नहीं मिल रहा है। ये किस देश में मिलने की स्थिति पैदा हुई है? जिन देशों ने अपने देश के नागरिकों को लूटना छोड़ करके पड़ोसी देश के नागरिकों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है, तो वो अपने नागरिकों को लुटेरों की लिस्ट में शामिल कर लिए। तो बोले तुम भी फिर अब तो भाई भाई। केवल उसी देश के 100% लोग शिक्षित आपको मिलेंगे जो देश अब अपने पड़ोसियों को लूटने पर टिक गया है। तो वो सब 5% ही हो गए। नहीं तो आज भी कोई भी राजा अपने नागरिकों को, अगर वो पात्रता से बैठा ही नहीं है, तलवार से बैठता है, धोखे से बैठता है, झूठ बोल के बैठता है, दारू पिला के बैठता है, मुर्गा बांट के बैठता है, 500 के नोट, 1,000 के नोट बांट के बैठा है, तो वो आपकी सेवा करेगा? कभी नहीं। तो जनता का वोटिंग अगर नियम नीति निर्णय के पारित खारिज करने पर हो, तो ये नियम नीति निर्णय रोज ही कोई ना कोई होंगे।
तो क्या रोज पारित खारिज कराने के लिए वो पैसा बांटने आएगा आप सबको? वो तो अगर 5-10 साल में एक बार हो तो चलो दारू सारू बांट के ले भी जा सकते। अब सुबह भी वोटिंग है, शाम भी वोटिंग है, मान लो मोबाइल पर है ना। फिर अब ये वाला नहीं, मोहल्ले में ये सड़क बननी है कि नहीं बननी है, बताइए। ये फला को ठेका दिया गया है, उसको देना है कि नहीं देना है। अब वोटिंग आ गई तो क्या, अगर ये पैसा बांटने जाएंगे तो जितना ठेके का पैसा है उससे ज्यादा तो बढ़ जाएगा वोट लेने के चक्कर में। तो कहेंगे नमस्ते करो, घर बैठो, शांति करो, चुनाव नहीं जीतना है। नियम नीति निर्णय पारित खारिज करने का अधिकार जिस दिन जनता की वोटिंग द्वारा हो जाएगा, ये मताधिकार के रूप में जनता के हाथ में पारित खारिज करने की शक्ति प्रतिष्ठित हो जाएगी, उस दिन से कोई भी विधाता, मंत्री और न्यायाधीश बनने से बचेगा, घर भागेगा। जो है वो रिजाइन करके भाग जाएंगे। वोटिंग का अधिकार आप देख लीजिए नियम नीति निर्णय पर। चुनाव चाहे नेता का करो चाहे ना करो, नीति का करो। विधायक का करो चाहे ना करो चुनाव, विधान का करो। विधान पारित खारिज करने का वोटिंग करो और इसकी मांग करो। आप इसके अलावा आपको कोई पावर नहीं। आपको जनाधिकार कहीं से मिल भी जाएगा तो वो भी कोई दूसरा बैठते ही छीन लेगा। एक कोई अधिकार दे भी देगा करना, बस एक कोई चलो बड़ा कोई रहम दिल आदमी, कोई राम बैठ गया तो राम राज बैठे, त्रैलोका हर्षित भय गए, सब सूखा पैर न कर काहुसन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। बड़ा अच्छा हो गया। नहीं को अबुध न लक्षण हीना, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। अब ना कोई अशिक्षित रह गया है, ना कोई बेरोजगार रह गया है। नहीं को अबुध न लक्षण हीना माने सब गुणज्ञ पंडित, सब ज्ञानी, सारे पढ़े लिखे। लेकिन एकाध राजा कोई युधिष्ठिर भी बैठे थे तो उनके राज्य में भी यही सारा वर्णन है। राम राज्य में यही सारा वर्णन है। भोज राज्य में भी यही वर्णन है कि उनके राज्य में एक भी अनपढ़ नहीं पाया जा रहा था। अब भोज हटे, सब अनपढ़। जितने तांत्रिक कहते हैं राजा भोज राजगद्दी पर बैठने के लिए 3 लाख तांत्रिकों का वध करवाया था, तब जाके टिक पाए। नहीं, वो लोग टिकने नहीं देंगे। गली गली में सब देखो आंतरिक तांत्रिक बैठे, एक दूसरे का भविष्य बता रहे हैं। उन पर आधारित राजनीति चल रही। कोई तांत्रिक चंद्रा स्वामी के पीछे खड़ा है, कोई धीरेन्द्र मचारी के पीछे खड़ा है, तो कोई धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे खड़ा है, कोई पंडोकर सरकार के पीछे खड़ा है। क्या है? तांत्रिकों का माया जाल है पूरा। तांत्रिक सिद्धियां कर करके और लोगों को ऐसे पहले ही उनको बता देते हैं कि तुम्हारा जो है ऐसा ऐसा करो तो ऐसे ही तुम्हारा चुनाव जीत जाओगे। तो लोग वहां लाइन लगाए बैठे रहते। तो तिकड़म पहले बता देता है तांत्रिक कि ये टोटका कर लो तो जीत जाओगे चुनाव। अब वो लोग देखिए 2-4 बार तिकड़म करके देखे सही जीत गए तो कहें तांत्रिक जिंदाबाद। कहाँ है भाई? लोग गए उसी के पास बैठे, सारे नेता लाइन लगे। पूरा इतिहास गूगल उठा के देखो देश की राजनीति का क्या है। ये जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े सेठ और बड़े बड़े राजनेता, नीम करौली बाबा वो ही तांत्रिक, वहां लाइन लगाए पड़े हैं बेचारे। हर बड़ा बिजनेसमैन आपको वहां चरण बंदन करते मिल जाता है। क्यों? तांत्रिक चला रहे हैं देश। पूरे देश में जब आप देखोगे या तो देश शक्ति पर आधारित चल रहा होगा या सत्य पर आधारित चल रहा होगा। अगर सत्य पर आधारित नहीं चल रहा है तो किस पर चल रहा होगा? अगर प्रकाश पर नहीं चल रहा है तो किस पर चल रहा होगा? सत्य
प्रकाश की भांति। सत्य सर्वत्व है। सार्वजनिक मताधिकार पर जब चलने लगे, सार्वजनिक सहमति से जब शासन चलने लगे, तो समझ जाना कि ये सत्य पर आधारित है, और नहीं तो फिर शक्तिमान लोग घेर लेंगे, शक्तियों का तांडव नर्तन चालू हो जाएगा। चंडी देवी मनसा देवी पहुंचने लगोगे, शक्तियों की पूजा प्रारंभ हो जाएगी। अब ब्रह्मा जी का मंदिर ना मिलेगा कहीं, क्योंकि सत्यम ब्रह्म, बृहत्तमिति ब्रह्म, सर्वत्वमिति ब्रह्म। तो जब सार्वजनिक शासन प्रणाली अपनाओगे कि शासन में सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है, सहभागिता पर आधारित शासन प्रणाली, कि सब नियम नीति निर्णय में पारित खारिज करने में सब सहभागी है। जबरदस्ती चाय पिला रहे, उसकी सहमति नहीं ले रहे। नाभिषेको न संस्कारा सिंहस्य क्रियते मृगई, स्विक्रमार्जिते राज्यम स्वयमेव मृगे मिलता। खुद ही चढ़ बैठे जबरदस्ती, मृगों के राजा बन गए, ना उनसे सहमति ली, न स्वीकृति ली। वोटिंग के जंगल में कोई वोटिंग होता है? बलपूर्वक चढ़ बैठते हैं, शक्तिपूर्वक। तो जब आप बलात् शासन करोगे तो कभी नियम नीति निर्णय सही नहीं होंगे, निष्पक्ष नहीं होंगे, न्यायशील नहीं होंगे, कोर्ट के फैसले न्यायशील नहीं होंगे। अब देखिए, मान लीजिए चंद्रशेखर आजाद को फांसी देना है, सरदार भगत सिंह को फांसी देना है, या किसी को भी, गांधी जी को दंडित करना है, गांधी जी को भी जेल में डाले। जिस किसी को भी, सुकरात को दंडित करना है, कोर्ट ने फैसला दे दिया कि सुकरात को मृत्युदंड दिया जाता है, सरदार भगत सिंह को मृत्युदंड दिया जाता है। आपसे हम पूछते हैं कि अगर ये मामला, ये निर्णय कोर्ट का अगर जनता द्वारा पारित खारिज हुआ होता, कि कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, ठीक है, लेकिन अब जनता इसे पारित या खारिज करेगी। कोर्ट तो विद्वान है, विद्वान लोग फैसले करें, लेकिन जन सहमति क्या है? तो क्या गांधी के विरुद्ध उसमें बहुमत आ जाता, सुकरात के विरुद्ध आ जाता, सरदार भगत सिंह के विरुद्ध आ जाता? वो तो देश हित के लिए लड़ रहे थे, उनके विरुद्ध जनता क्यों करेगी? तो इसका मतलब फांसी नहीं होती। अब आप समझ रहे हैं कि जिसका ये मर्डर करना चाहते हैं, शासन में बैठे हुए गीध, उसके अपनी मर्जी से लोगों को मार सकें, इसके लिए ही वो जनता के मताधिकार छीन लेते हैं पहले, नहीं तो जनता इसे खारिज कर देगी। और जब तक आपको मताधिकार नहीं मिल जाते, तब तक आप अंग्रेजों के, मुगलों के, पागलों के, मूर्खों के, धूर्तों के, बेईमानों के, दुष्टों के, अपराधियों के, मक्कारों के गुलाम ही रहेंगे, बच नहीं सकेंगे। मताधिकार ही आ जाती है। कोई कहता है बाबा अम्बेडकर ने हमको वोटिंग का पावर दिया, अरे नहीं दिया भाई, दे देता तो रोना आपको ना आता, आप मालिक हो गए होते। वो तो अपने लिए वोटिंग का वो था कि वो अपने लिए कि तुम हमको वोट दे दोगे, ज्यादा हो तो बाबा अम्बेडकर भी बन जाएंगे, ये है चक्कर। अपने को मालिक बनाया, जनता को मालिक नहीं बनने दिया। जनता के हाथ में अगर ये पारित खारिज करने का कानून, वो बाबा लोग सारे लोग मिलके अपने हाथ में रख लिए, जनता के हाथ में क्यों नहीं दे दिया? अगर लोग कहते हैं जनहित के लिए संघर्ष किया हमारे सारे महापुरुष लोग, बड़े बढ़िया थे, अरे भैया गांधी जी होते तो एक बार कहते थे अंतिम आदमी से शुरू करो, और इसीलिए कानून बना के लागू करने के पहले ही गांधी जी को निपटा दिया, आजादी तक नहीं मारे, क्योंकि वही संघर्ष करके कुर्सी दिलाएगा। और जैसी कुर्सी हाथ में तुरंत मारती, क्यों? अब कुर्सी के बाद ये कहेगा कानून गलत ना बनने का, कानून न्यायशील बनाओ। और गांधी जी के रहते आप गलत कानून बना ही नहीं सकते थे।
तो गोडसे ने नहीं मारा। अब सोचते रहना किसने मारा। गांधी को गोडसे ने नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? गोडसे तो एक मुखौटा था, इस विचारधारा ने मारा। समझ रहे? शक्तिवादी विचारधारा ने मारा, सत्यवादी विचार। गांधी तो खुद ही सत्यवादी थे, तो सत्य अहिंसा जिंदगी में रहते थे। सत्य तो सुनते ही जाते। गांधी जी को कोई सही बात बताओ, ना मान जाते तो बताते। गांधी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, विवेकानंद कैसे सही बात नहीं मानेंगे? आदमी थू थू करेगा। इतनी इज्जत है, सही बात नहीं मान रहे, लोग हंसने लगेंगे। तो वो लोग अपनी इज्जत क्यों गवाएंगे? कहेंगे नहीं नहीं हम सही बात क्यों नहीं मानेंगे, मान ही जाए। आज का कोई नेता, हम अभी कह रहे हैं खुलेआम, कोई भी नेता कोई सही बात मानने वाला अगर हो तो हमसे संपर्क करे और सही बात मान के दिखा दे कोई। और सर्वत्वम इति सत्यम, जो सार्वजनिक हित की बात होती है वही केवल सत्य होती है। बृहत्तम इति ब्रह्म और सत्यम ब्रह्म। ब्राह्मी बात हमेशा सर्वात्मक होगी, सर्वहितकारक। एक भी कोई सर्वहितकारक, निष्पक्ष, न्यायकारक बात कोई भी नेता मान के दिखा दे आज का। अब गांधी जी मान जाते, विवेकानंद मान जाते, ईश्वरचंद्र विद्यासागर भी मान जाते। सही बात कोई लाओगे, कोई भी महापुरुष अगर सही है, सज्जन है, संत प्रवृत्ति का है, तुरंत मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? लेकिन जो दुर्जन प्रवृत्ति का है, आज के जो संत महात्मा टहल रहे, एक की हिम्मत नहीं कोई कह दे कि सही बात मान जाएगी। जितने भी नामी गिरामी आप हैं, आप देखो कोई सही बात मनवा के दिखा दो। इतने कहलवा दो किसी संत महात्मा से, आज का जो संत है कितना खतरनाक है। इतना भी बोलने के लिए तैयार नहीं कि एक को शिक्षा मिलती है तो दूसरे को मिल जाए, एक को रोजगार मिलता है तो दूसरे नागरिक को क्यों नहीं, एक को आवासीय सुविधा मिलती है तो दूसरे को क्यों नहीं, एक गांव को सड़क, पानी, बिजली मिली तो दूसरे को क्यों नहीं दी गई। कोई नहीं बोलता, सब साइलेंट। अपने मोहल्ले की, हमारे घर के सामने की बना तो उसमें बात खत्म हुई। ये आलम है। जब आप इसे समझेंगे, चारों जनाधिकार की जो बातें हैं, आज एनडीएस का ये प्रस्ताव, अब उन्होंने जो इंडिया नाम से एक 26 दलों का गुट बनाया है, हम लोग इसे बहुत पहले उनको दे चुके हैं। ये सारे प्रस्ताव राहुल गांधी को भेज रखा, सोनिया गांधी को भेज रखा, हर दल के प्रमुख को भेज रखा, लालू यादव को भेज रखा, नीतीश कुमार को भेज रखा, यहाँ यूपी में मायावती, मुलायम, किसी को भी नहीं बख्शा, सबको भेज रखा। अधिकांश प्रस्ताव राजस्थान के मुख्यमंत्री को भेज रखा, कोई भी यूपी के योगी जी को भेज रखा, मोदी जी को भेज रखा, इनकी नीति आयोग को भी भेज रखा, केजरीवाल को पर्सनल तक दे रखा, सबको। चारों जनाधिकार हमने, जब पार्टी या आम आदमी की नहीं बनी हुई थी तब हमने उनको दिया कि अपना एजेंडा फेंको। वो चारों तुम्हारे जो 4 मुद्दे थे उनके, जन लोकपाल, सिटीजन चार्टर और एक था उनका मोहल्ला सभा, एक था राइट टू निकाल। ये 4 मुद्दे लेके पार्टी बनाए, हमने मना किया। फोन पे हमारी बात हुई, सिसोदिया से हमारी बात हुई, केजरीवाल से बात हुई, कुमार विश्वास से बात हुई। हमारे आदमी संदेश जी तो कुमार विश्वास से घर पे बैठ के बात करके सारा उनको लिटरेचर दिए चारों जनाधिकारों का, तो हमारी पुस्तकें उनके घर पे रखी हुई, बट ही साइलेंट। हमसे बात हुई फोन पे कई बार उन्होंने बोला भी कि मैं आऊंगा हरिद्वार मिले, बट दे डोंट। क्यों? ये सब सच्चाई ईमानदारी से भागे हुए लोग। अन्याय उनके सबके घुसा हुआ है अंतरात्मा में। तो चारों जनाधिकारों का ये तो मरता क्या ना करता। अब जनता इतनी विरुद्ध हो गई है कि वोट ही नहीं मिलेगा अब चारों जनाधिकार छोड़ के किसी पर। तो इसलिए अब उनको हमारे ये प्रस्ताव मानने पड़े। अब केजरीवाल भी पूरा अपने चारों एजेंडे हटा दिए हैं जो हमने बताया चारों, और हमारा चलो शिक्षा, रोजगार, सुविधा, समस्या, इस 4 के अलावा अब केजरीवाल कुछ नहीं रखते और रट भी नहीं सकते, वोट भी नहीं मिलेगा। और इनके सबके इस रट्टे की वजह से फर्क ये पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी पर इसका दबाव बनेगा। अब उनको भी यही 4 रट्टा मारना पड़ेगा, नहीं तो अब उनको राम मंदिर से वोट मिलने वाला नहीं, राम राज्य चाहिए। नहीं को बाबू देना लक्षण ही ना, और नहीं दरिद्र को दुखी न देना।
पहले शिक्षा दो, रोजगार दो। सब गुना के पंडित, सब ज्ञानी, सबको विद्वान बनाओ, सबको विद्या दो, सबको पढ़ाओ। नहीं, वो राम मंदिर बनाएंगे, राम राज्य नहीं लाएंगे। अब हम लोग समझा बुझा के भी दोनों तरफ से हमने इतना माहौल इसका बना दिया है पूरे देश में। अब पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया। हमारा डिजिटल करेंसी का प्रस्ताव, हमारा रजिस्टर्ड प्रपोजल है। 2011-12 में आरबीआई ने हमारा ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, जब ये लोग कोई सरकार में नहीं थे। हमारे पास चिट्ठियां सबकी मौजूद। आज वो डिजिटल करेंसी का प्रस्ताव सैकड़ों देशों में जा चुका है, घेर लिया उसने सबको। इसी तरह चारों जनाधिकारों का प्रस्ताव घेर लेगा उनको, सबको, हर पार्टी घिरी जा रही है। हमसे एक का फोन आया किसी का कि आप भी अपनी पार्टी को इसमें शामिल कर दीजिए, 26 के बाद 27वां दल। हमने कहा नहीं, हमारी क्या जरूरत है, हमारा जनाधिकार 27वां दल है जो उनमें सब में घुसा हुआ है, हमको ऐसे ही रहने दो। अरे बोले आपकी पार्टी का प्रचार है। हमने कहा हमको जरूरत ही नहीं, हमारी बातें इतनी स्ट्रांग हैं कि हर पार्टी मजबूर हो जाएगी। उसके अलावा उसके पास अपनी इज्जत बचाने का भी कोई साधन नहीं बचेगा, डूब मरेंगे, नहीं मानेंगे। इसलिए उस इन 26 दलों के गुट को भी मानना पड़ेगा, इंडिया गुट जो बना हुआ है, और एनडीए गुट जो बना हुआ है उसको यही मानना पड़ेगा। तो कहते ये रट्टा मानना पड़ेगा, नहीं तो राम राज्य का ये जो चस्का है लोगों में जनाधिकारों का, कि राम राज्य में ही होता है भाई। अब राम राज्य मानना ही पड़ेगा इनको, बचेंगे कहां तक। तो ये सब देखिए सब उलझे हुए हैं, और न्याय धर्म सभा की नीतियां साफ हैं। ये तो ये कराएगी, लेकिन इसको जनाधिकारों को तो इंप्लीमेंट कराना है, मगर महालोकतंत्र से होगा। तो न्याय धर्म सभा महालोकतंत्र पर जोर दे रही है। ये तो एक बहाना है, इससे इज्जत बचाने के लिए जनाधिकारों लोग डटेंगे, लेकिन मताधिकार नहीं देंगे। तो हम लोग पहले मताधिकार देंगे, महालोकतंत्र लाएंगे। द्वादश मताधिकार जिंदाबाद, जनता हमेशा के लिए आजाद है। अंग्रेज मत खदेड़ो, मुगल मत खदेड़ो, सिख मत खदेड़ो, जैन मत खदेड़ो, बौद्ध मत खदेड़ो, ऊंची जातियों को मत खदेड़ो, किसी को मत खदेड़ो। तुमको शिक्षा, रोजगार, अगर 2 जनाधिकार मिल जाते हैं और हाथ में तुम्हारे वोटिंग पावर, अरे किसी को खदेड़ने की जरूरत नहीं, सब खदेड़ गए, बात ही खत्म हो जाएगी। तो ये एनडीएस ला रही है, बहुत जल्दी सब सुख शांति का साम्राज्य आ रहा है, चिंता न करें, आगामी 10-20 सालों में सब निपट जाएगा। तो ठीक है संजय जी, धन्यवाद गुरुजी। तो हम सबको ये बात समझ में आ गई कि जब तक शासन सत्ता में, शासन व्यवस्था में जनता का अधिकार वोटिंग के द्वारा नहीं हो जाता, तब तक हमारे जो न्यायशील जनाधिकार है वो भी आने वाली जो सरकारें बन रही हैं, अपनी अपनी नई गणित लगा के सब इकट्ठे हो रहे हैं, तब भी वो चीज़ें वो लोग नहीं दे पाएंगे। ये अंततः एनडीए अपना हमारे एनडीएस के द्वारा ही सबके समझ जाएगा, और धीरे धीरे प्रचार बढ़ेगा और लोग इन सब चीज़ों को समझेंगे, तो फिर जनता खुद ही बोलेगी और ये सारी सरकारें मजबूर हो जाएंगी इन सब चीज़ों को मानने के लिए। गुरु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी से निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और किसी को इस विषय में कोई प्रश्न रखना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न भी रख सकते हैं, जिसको अगली बार हम आपके सामने और उसको क्लियर कर सकेंगे। धन्यवाद आप सभी।